आप सभी को नमस्ते। चलिए मैं प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. To do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। विषय है साथियों ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी की स्टडी क्यों जरूरी है पहले हम ये समझ लें। हम लोग योग के स्टूडेंट हैं, योग सीखने के लिए आए, तो ह्यूमन बॉडी क्यों जरूरी है साथियों। जो योग का महत्व है, योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया, जिसका मतलब टू योग, टू यूनाइट, दो चीज़ों को जोड़ना। योग का जो उद्देश्य है, हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को यूनिवर्सल पर्सनालिटी से जोड़ देना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देना। और जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच मध्यमा जो है संगम स्थापित करना, बैलेंस स्थापित करना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच बैलेंस स्थापित करना। तो साथियों, जो योग का एक उद्देश्य जो कहा जाता है मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य देना, ये सब चीज़ें क्या है साथियों, समाधि लगाना, ये सब ह्यूमन बॉडी के हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल को रियलाइज करना है। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए विभिन्न योग विधियां हैं। चतुरांग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग, किसी भी पद्धति में आप जाएं, एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स दिया गया है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप एक इंडिविजुअल से एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में साथियों जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट भी आते हैं। हमारी जो शरीर में जो व्याधियां हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, जो भी शरीर में व्याधियां हैं, इनका भी निराकरण हो जाता है। तो साथियों, जो योग से जो मोक्ष की प्राप्ति या चित्त के उच्चतम अवस्था की जो प्राप्ति है, जिसमें व्यक्ति जो है यूनिवर्सल बन जाता है, वह तो योग का प्राइमरी बेनिफिट कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट आते हैं, जो व्यक्ति के
फिजिकल, मेंटल, सोशल इत्यादि जो बेनिफिट देते हैं, इनको योग का सेकेंडरी बेनिफिट कहा जाता है। और योग की पॉपुलैरिटी सेकेंडरी बेनिफिट के लिए ज़्यादा है। आम जनमानस इसका उपयोग हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए करता है। तो अब चूंकि अगर हमें योग से होने वाले फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जानना जरूरी है, तो हम जानना है या हेल्थ को प्राप्त करना है, तो हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए योग में जो लोग डीपर स्टडी में जाते हैं, उनको ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों आज की क्लास है। यह क्लास उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो खुद योग अभ्यास कर रहे हैं और योग में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा, यह क्लास उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो योग के टीचर बनकर योग की बातों को जानकर अपने घर, परिवार और समाज में लोगों को योग बताकर अपना सामाजिक योगदान देना चाह रहे हैं। यह क्लास उनके लिए भी उपयोगी है। तो साथियों, अब हम लोग ह्यूमन बॉडी का स्टडी शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको फिगर दिख रहा होगा। ह्यूमन बॉडी का स्टडी, इसमें साथियों सबसे पहला जो मैंने एक फिगर बनाया है, ये पिरामिड। ह्यूमन यूनिवर्स में ह्यूमन बॉडी कहाँ लाइक करता है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है, मेरा आप शरीर, आपका शरीर कैसे बना हुआ है। तो साथियों, शुरू में जो अल्टीमेट, जो आखिरी तत्व है इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म से उत्पत्ति होती है सूक्ष्म तन्मात्राओं की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उनसे उत्पत्ति होती है पंच महाभूत, जिनको आप स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। शब्द से निकलता है आकाश तत्व, स्पर्श से निकलता है वायु तत्व, रूप से निकलता है अग्नि तत्व, जल से निकलता, सॉरी, रस से निकलता है जल तत्व, और गंध से निकलता है पृथ्वी तत्व। यह पंच महाभूत हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से साथियों एटम का निर्माण होता है, एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से कंपाउंड का निर्माण होता है। यही एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड मिलके आपस में सेल का निर्माण करते हैं। जो हमारे बॉडी में सेल है, कोशिका है, या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल का निर्माण, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बॉडी सिस्टम का निर्माण करते हैं, बहुत सारे बॉडी सिस्टम मिलके होल ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। इस तरह साथियों देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है उसके बेस में जो सबसे अंतिम तत्व तो ब्रह्म ही है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो। इस क्लास में जितने भी लोग उपलब्ध हैं, सभी के शरीर के अंत में ब्रह्म तत्व ही है। इस तरह अगर हम देखें तो अपने अंदर स्थित उस ब्रह्म तत्व को जान लेंगे तो सब कुछ जान, वही ब्रह्म मेरे अंदर, वही ब्रह्म आपके अंदर है। तो योग का उद्देश्य साथियों इस ह्यूमन बॉडी से लेकर उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचना है। यही योग का उद्देश्य है। नीचे से ऊपर की यात्रा जो होती है इसको संसार की यात्रा कहते हैं। जब ब्रह्म से बॉडी बना, और जब बॉडी से वापस ब्रह्म तक जाएंगे, वह मुक्ति की यात्रा है, वह योग की यात्रा है। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो केमिकल तत्व है, कैसे केमिकल्स बने हैं, कौन कौन से केमिकल बने हैं, तो मुझे लगता है जो मेरी साथी योग की अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा तत्व नहीं होगा जो हमारे मानव शरीर में उपलब्ध नहीं है। हो सकता है उसकी मात्रा बहुत कम हो, लेकिन मानव शरीर में उपलब्ध तो होता ही है। लेकिन अगर बहुत सारे तत्व बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो हो सकता है विज्ञान के लोग, जो आधुनिक विज्ञान के लोग कहते होंगे यह तत्व नहीं। लेकिन योग की मेरी जो समझ कहती है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से निकला हुआ हर अंश अपने आप में पूर्ण है। तो हम सभी चूंकि ब्रह्म से निकले हुए हैं, ब्रह्म पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं। या इसको एक दूसरी भाषा में कहा जाता है यत् पिंडी तत् ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही उससे निकला हुआ छोटा छोटा कण भी है।
तो अगर इस ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं, हमारे अंदर भी उतने ही तत्व हैं। मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है, उसको ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, या 61 से 65% है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है कार्बन, ये 18 से 23% होता है। फिर तीसरे स्थान पे है हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन लगभग 3%। इसके बाद बाकी सभी तत्व हैं, कैल्शियम 1.4% और बाकी जितने तत्व हैं लेस देन 1%, फास्फोरस 1%, बाकी लेस देन 1%। आयरन, निकिल, जितने भी तत्व हैं सारे ही पाए जाते हैं। तो साथियों, अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन हालांकि हमारे शरीर में उसकी मात्रा दूसरे स्थान पर है, लेकिन कार्बन को ही बेस ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर कार्बन की उपलब्धि न हो, इस कार्बन पर ही पूरा शरीर टिका हुआ है। और ह्यूमन बॉडी, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन जो है बेस एलिमेंट है, यद्यपि इसकी मात्रा बहुत कम है। और ह्यूमन बॉडी में 60 to 70% पानी है, लिक्विड है, और 30 से 40% ही सॉलिड मटेरियल है। यानी अगर मेरा वजन 70 किलो का है तो हमारा शरीर में अगर पानी निकाल दें तो मैं 21 से 28 किलो के बीच में ही हूँ। सॉलिड मटेरियल इतना ही है सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कोशिका, जैसे साथियों एक बड़ी आपके कमरे में दीवार बनी है, आपके घर में दीवार बनी होती है। दीवार की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। जितनी सारी ईंटें हैं सब मोर और लेस एक ही तरह होती हैं। उन्हीं ईंटों को मिला के आपके घर का या दीवारों का निर्माण होता है। तो ऐसे ही साथियों हमारे शरीर में जो बेसिक यूनिट है, जिससे मतलब जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलके वह शरीर का निर्माण करते हैं, उसको सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका। सेल हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। और हमारे एक एडल्ट बॉडी में ऑन एन एवरेज लगभग 30 ट्रिलियन बॉडी सेल्स उपलब्ध हैं। ये कोई आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने बॉडी सेल्स हैं, सेल्स हैं। जैसे मैं कहूँ साथी, ह्यूमन बॉडी में सेल जो है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, तो लार्जेस्ट फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ भी फंक्शनल यूनिट है। तो अगर साथियों मैं आपसे कहूँ कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपने घर का अभी पता बता देंगे जहाँ आप अभी रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस अपने गांव का बताएंगे या अपना कहीं रेंट पे ले रखा है उसका पता बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने शरीर में नहीं रहते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर मैं अपने शरीर में ही रहता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं क्या अपने आपके शरीर में जो कोशिका है वहाँ आप नहीं रहते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर मैं वहाँ पर भी हूँ। इस तरह साथियों हम देखें तो आप 3 जगह रहते हैं। आपका घर, जो पता जो आप चिट्ठियों में लिखते हैं, आपका यह शरीर जो बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, और तीसरा आपका जो बॉडी में एक एक सेल, वहाँ भी आप ही रहते हैं। तो इन्हीं अब हम सेल को, ह्यूमन बॉडी को समझेंगे इस घर के छोटे से उदाहरण लेकर। साथियों ये फिगर दिख रहा है आपको, ये ह्यूमन सेल का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर है। जो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसका नाम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे इस पॉइंट पे। जो ऑर्गन्स के नाम हैं, जैसे ह्यूमन, मैं इस टेबल पे आ जाता हूँ। साथियों जो हमारा घर होता है, इस घर में जब आप पता नहीं आपने घर बनवाया कि नहीं बनवाया, जिसने भी ये घर बनवाया होगा सबसे पहले उसने नींव बनवाई होगी। आज की डेट में जिसने घर नहीं बनवाया वो नींव कभी देख नहीं सकता है, इसको कहते हैं फाउंडेशन। और आपके घर का जो नींव होता है यही घर के आकार देता है, पूरा घर को सुरक्षा भी देता है। ह्यूमन बॉडी में जो नींव का कार्य करती है उसका नाम है कंकाल तंत्र। हड्डियां, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये हमारे इस घर का नींव हैं। और फिर अगला, ये तो ह्यूमन बॉडी में हो गया। फिर अगला जो है अगला
जो पॉइंट आता है ये इन ह्यूमन सेल में क्या है। सेल के अंदर साथियों जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की दीवार है, बाहर जो सेल की दीवार होती है यही नींव का काम करती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ह्यूमन सेल का स्केलेटन सिस्टम क्या है, तो आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन। अगला साथी जो हमारे घर में जो नींव होती है, नींव के ऊपर ही सभी दीवालों का निर्माण होता है और यही दीवारें आपके घर में मूवमेंट को डिसाइड करती हैं। आप किधर से किधर जाएंगे, किधर दरवाजा लगा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ, ये सब कुछ दीवारें डिसाइड करती हैं। ह्यूमन बॉडी में अ, अंग है उसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। जो इस जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल के ऊपर मस्कुलर सिस्टम बनता है, यह दीवार का काम करता है। और एक कोशिका के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन समाहित होते हैं, साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं, यह कोशिका का मस्कुलर सिस्टम है। फिर साथियों हमारे घर में एक ड्राइंग हॉल होता है जहाँ पर बैठ के सोच विचार किया जाता है, पूरे घर का प्लानिंग इत्यादि किया जाता है, उसको ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो सेल में उसका नाम है न्यूक्लियस। तो कोई आपसे पूछे कि सेल का नर्वस सिस्टम क्या है, तो न्यूक्लियस। ऐसे ही हमारे घर में साथियों ड्राइंग रूम में एक चेयर होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल चेयर जिसको बोलते हैं, घर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, दादाजी दादी, घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातों का निर्णय करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम में जो अंग है उसका नाम ब्रेन है। ब्रेन यही काम करता है। न्यूक्लियस जो ये न्यूक्लियस के अंदर सेल में ये न्यूक्लियोलस नाम का एक पार्ट पाया जाता है जो ब्रेन का काम करता है। ऐसे साथ ही जो हम घर बनवाते हैं तो हम अच्छा सा एक वेंटिलेशन सिस्टम चाहते हैं, हवादार हो, हवा का आना जाना लगा रहे। साथियों ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, श्वसन तंत्र, जिसमें आपका फेफड़ा इत्यादि आता है। और ह्यूमन सेल के अंदर माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ पावर हाउस भी कहा जाता है। तो शरीर का पावर हाउस क्या है सेल का, माइटोकांड्रिया। किचन, जैसे हमारे घर में साथियों किचन होता है, आप कोई अनाज इत्यादि लाते हैं किचन में ले जाते हैं, फिर वहीं पर वो चावल दाल रोटी इत्यादि बनता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम कौन सा है, मुंह से जो भी खाना जाता है वो पेट में जाके सबसे पहले उसकी कहिए डाइजेशन, एक मेजर डाइजेशन पेट में शुरू होता है, स्टमक। और कोशिका कोशिका में यह पार्ट कौन देखता है, वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स का है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पे कुछ छोटे छोटे बोरे जैसी संरचना है। तो कोई आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वैक्यूल्स। फिर साथियों की घर में किचन के बाद खाना जाता है डाइनिंग टेबल पे या डाइनिंग हॉल में, जहां बैठ के आप खाने को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। ह्यूमन बॉडी में यह काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ह्यूमन सेल के अंदर जो जो तत्व है, जो संरचना पाई जाती है, उसको गॉल्जी ऑपरेटस कहते हैं। गॉल्जी ऑपरेटस यही काम करता है। वैक्यूल में जो खाना आके इकट्ठा होता है उसका तोड़ता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सॉर्टिंग, कौन सा चीज़ एब्जॉर्ब होगा, कौन सा चीज़ बाहर जाएगा, यह सब काम करता है। फिर साथियों हम किचन में खाने, घर में आ जाते हैं, किचन में खाना बनाया, डाइनिंग हॉल में खाना खाया, और फिर उसके बाद हम अगले दिन या उसी दिन जब भी पेट में प्रेशर बनता है टॉयलेट में जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में इसका नाम है स्क्रिटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और ह्यूमन सेल में इसका नाम है लाइजोसोम। फिर साथियों आता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो घर में कौन सा पार्ट है, कौन सा जगह है जहाँ रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, नॉर्मली इसको बेडरूम कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में इस सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। कोशिका में इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स, और फिर इसके बाद आता है स्टोर रूम। स्टोर रूम, घर में साथियों हमारा स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम में क्या करते हैं, जो बाहर से सामान आता है, जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो भी उसमें चला जाता है, और स्टोर रूम में कबाड़ भी इकट्ठा रहता है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, लीवर। लीवर में जब आप खाना पीना खाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा लीवर में इकट्ठा हो जाती है, और जब भी शरीर को, और शरीर की सारी गंदगी जो ब्लड की इनमें सारी ब्लड सेल्स जो है डेड होके लीवर में ही जाती हैं, तो सारा खराब सामान भी यहीं जाता है। और लीवर जब जरूरत हो, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, उसको पुनः वो ग्लूकोज में परिवर्तित करके सप्लाई करती है। तो पूरा लीवर का काम स्टोर रूम जैसा है। और ह्यूमन सेल में स्टोर रूम का काम कौन करता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नाम है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह तीन चीजें लीवर का काम करता है। अच्छा साथियों, जैसे इसी फिगर, जो ऊपर की फिगर है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ जिससे अब आप क्लियर कर पाए। मैं कर्सर ले जाके सब जगह दिखाता हूँ। ये जो बाहर की दीवार है साथियों, ये कंकाल तंत्र है। बाहर जो बाउंड्री है, इसके अंदर जो हल्का सा येलोइस या ब्राउनिश जो फ्लूइड भरा है, जिसका नाम साइटोप्लाज्म है, यही पूरे कोशिका का मसल सिस्टम है। फिर तीसरा ये साथियों, जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यह पूरे कोशिका का रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ये पावर हाउस भी कहलाता है। फिर आता है साथियों ये जो कोशिका में आपको एकदम बाहर सेल मेम्ब्रेन पे छोटा सा गड्ढा जैसा दिख रहा है, ये होता है वैक्यूल्स। यहीं पर जो खाना आता है इकट्ठा होता है, नमक पानी। तो यहाँ ये स्टमक है, ये सेल का स्टमक है। खाना जब यहाँ से पचता है तो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में यानी ये गॉल्जी अपरेटस। गॉल्जी अपरेटस के बाद खाना जाता है, खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है, उसको कहते हैं लाइजोजोम। लाइजोजोम, ये गॉल्जी अपरेटस के बगल में बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह हमारा स्क्रिटरी सिस्टम है। यह किडनी है, यह लंग है, यह स्किन है, और किडनी, लंग, स्किन, और चार चीज होता है स्क्रिटरी सिस्टम। लीवर, यह हमारा स्क्रिटरी सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में जो उत्सर्जन तंत्र होता है कोशिका में, उसको लाइजोसोम कहते हैं। फिर साथियों, ये जो सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शुरू का जो हिस्सा है जिसमें डॉट डॉट दिख रहा है, इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ पोर्शन है, इसका नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पर स्टोर, ये लीवर का काम करता है, स्टोरेज। जो भी सेल में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिशन यहीं पर स्टोर हो जाता है। ये जो वायलेट जैसी संरचना दिख रही है, यही सेल का नर्वस सिस्टम है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर एक हिस्सा है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और साथियों, ये जो सेंट्रियोल्स, जो हमारा जो सेल डिवीजन का काम करता है, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वो सेल डिवीजन करती है, सेंट्रियोल्स में होता है। तो साथियों, अगर ये फिगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो जो चीज होता है वह तो इस सेल में ही होता है। इसी को कहते हैं यत् पिंडी तत् ब्रह्मांडे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। यह सेल जो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, यह भी अपने आप में पूर्ण है। अच्छा, आप सेल के बारे में कुछ साथियों बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। और जो थोड़ा बहुत, सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की, जिन्होंने इसका अनुभव किया या इसको देखा, लेकिन प्रैक्टिकल करके ये समझ बता पाएगा ऐसा कुछ है। लेकिन इसको देखने का कार्य स्वान नाम के वैज्ञानिक ने
1839 में किया, जब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज हुई। अच्छा, जितनी बातें मैंने आपको ऊपर टेबल बताई, वही बातें यहाँ पर टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। इसको मैं बहुत जल्दी पढ़ के आगे निकल जाता हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन है, यह हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है। यह बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और शेप देता है। यह प्रोटेक्शन भी देता है पूरे सेल को। साइटोप्लाज्म हमारा मस्कुलर सिस्टम है। ये सेल के अंदर भरा जेली जैसा स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर सारे अंग होते हैं। न्यूक्लियस जो हमारा ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है, सेल के अंदर इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही इन्वलप, जो तीन तरह का होता है, तीन तरह का अंग, इन्वलप, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ही इसका ब्रेन सिस्टम है। जो जेनेटिक डीएनए जो है इसी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो आप नाम सुनते हैं, वो इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है साथियों, पावर हाउस है, ये बता दिया। गॉल्गी ऑपरेटस ये इंटेस्टाइन है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग इत्यादि करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लीवर है। यहाँ लीवर 1, लीवर 2 और लीवर 3 लिखे गए हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर 1 है। और जो ये क्या काम करता है, स्टोर एंड जो स्टोर हाउस का जो काम है, लीवर का जो काम है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी लीवर का ही काम करता है। राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, उन्हें ही राइबोसोम्स कहते हैं। तो यह भी लीवर का ही पार्ट काम करता है। वैक्यूल जो होता है वो स्टमक का काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम साथियों स्क्रिटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम का भी कार्य करता है। हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं उसकी इम्यूनिटी भी लाइसोसोम से ही डिसाइड होती है। फिर सेंट्रियोल साथियों, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सेल डिवीजन यहाँ पर होता है। तो मैं आशा करता हूँ मैं बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको सेल के बारे में बता पाया, जो महत्वपूर्ण बातें थी। साथ ही जो सेल होता है, बहुत सारे हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल हैं। बहुत सारे सेल मिलके सिमिलर फंक्शन जब परफॉर्म करने लगते हैं, तो एक जिस चीज का निर्माण होता है उसको टिश्यू कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं ये सेकेंड लेवल, सेकेंड हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हायरार्की ह्यूमन बॉडी का सेल, सेकेंड हायरार्की है द टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं साथियों? टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन कार्डियक टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। यह 4 तरह के टिश्यू बनते हैं। यह इस फिगर में मुझे लग रहा है क्लियर है आपको। जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है दिमाग के पास आप देख रहे हैं, ये पूरा नर्वस सिस्टम जिस टिश्यू का बना है नर्वस टिश्यू कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व्स निकली है, ये सभी नर्वस सिस्टम हैं। अगला साथियों एपिथेलियल टिश्यू। मेरा जो स्किन है जो आप देख रहे हैं, मुझे यह एपिथेलियल टिश्यू है। आपका भी जो ऊपर का स्किन है यह एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? शरीर को प्रोटेक्शन देता है। यह कहाँ कहाँ पाया? जहाँ पर भी ओपन स्पेस है। जैसे मेरा शरीर ओपन स्पेस था तो यहाँ पर आ गया। मुंह में, मुंह से लेके कैनाल तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अंदर से तो खाली है, तो अंदर से जो पहली परत है वो भी एपिथेलियल टिश्यू होती है। इसके अलावा जो ये हैं ऑर्गन ऑफ सेक्स हैं, उसमें भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वह टिश्यू की ही वह एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। इसका काम प्रोटेक्शन देना है। तीसरा साथियों आता है
अच्छा सॉरी, मैं टिश्यू का जो वो गलत बता दिया था। नर्वस सिस्टम, एपिथेलियल नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम पहले कनेक्टिव टिश्यू का आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू साथियों वो है जो कनेक्शन में स्पेशलाइज्ड है। जैसे हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती हैं, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमारा ब्लड जो पूरे जगह ब्लड फैलता रहता है, चम्मा ब्लड, और इसके बाद जो है हमारे शरीर में टेंडन पाया जाता है और लिगामेंट पाया जाता है। दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो संरचना बनती है उसको कहते हैं लिगामेंट, और हड्डी से मसल को जोड़ने के लिए जो संरचना बनती है उसको कहते हैं टेंडन। अब ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम तो आप जानते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी ह्यूमन कहेंगे कि जो तीसरे प्रकार का जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू। चौथा आता है साथियों मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वह उन्हीं को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और मसल्स जो है एपिथेलियल टिश्यू भी को क्या मसल कह सकते हैं? नहीं, एपिथेलियल टिश्यू बाहर एक घेरा जैसा, प्रोटेक्शन जैसी आकृति बनाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये चार हम बेसिक पिक्चर से समझ पाए। अब मैं थोड़ा इनका डिटेल वर्णन करके आगे बढ़ता हूँ। पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू, जो मैंने बताया प्रोटेक्शन के लिए है, यूज होता है। ये आउटर कवरिंग पाया जाता है, और जो बॉडी के अंदर ट्रैक्ट्स हैं उनकी भी फर्स्ट कवरिंग यही होती है। एपिथेलियल टिश्यू ये स्किन है और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनकी आउटर मोस्ट लेयर। अच्छा दूसरा साथी जो मैं बताया मसल्स का क्या काम है? मोशन देना। स्केलेटन का क्या काम है? सुरक्षा देना। स्केलेटन का ये प्रोसेस है। और इसका जो है मस्कुलर सिस्टम का मोशन देना। तो अगर ये फिगर साथियों देख रहे हैं तो ये बहुत सारी जो ह्यूमन मसल्स हैं उनका ये फोटो है। मस्कुलर सिस्टम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये जान लें कि मस्कुलर सिस्टम में तकरीबन 700 मसल हैं, और उसमें से करीब 20-25 तो हमें याद होनी चाहिए। वो अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा साथियों, जो ये जो बोन्स है इनका क्लासिफिकेशन क्या है? दो तरह का क्लासिफिकेशन संभव है। पहला, इनकी जो बोन्स हैं, सॉरी जो मसल्स हैं, इनकी कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन है? स्ट्रेटिएटेड और नॉन स्ट्रेटिएटेड। स्ट्रेटिएटेड का मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर में है। बहुत आर्मी क्या कहते हैं, देखिए मैं भूल गया। स्ट्रेटिएटेड वर्ड हम डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रेटिएटेड का मतलब ये इसमें एक छोटी छोटी लाइनिंग पाई जाती है। और फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटिएटेड, और एक होता है नॉन स्ट्रेटिएटेड। नॉन स्ट्रेटिएटेड में कोई लाइनिंग नहीं पाई जाती। तो बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हमें दो प्रकार के मसल्स होती हैं, स्ट्रेटिएटेड, नॉन स्ट्रेटिएटेड। जो स्ट्रेटिएटेड मसल्स हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। अच्छा, जो ये लाइनिंग पाई जाती है, जो मैंने बताया कि स्ट्रेटिएशन, जो स्ट्रेटिएशन है ये कहाँ से होता है, क्या ऐसा उपलब्ध है? साथियों मायो फाइब्रियन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या मायोफिलामेंट की वजह से यह लाइनिंग के शेप में होता है। यह डिवीजन हमने किस तरह लिया? यह डिवीजन हमने लिया कि सेल के फॉर्मेशन पे। अच्छा दूसरा डिवीजन मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मतलब पहला डिवीजन हम लिया कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, स्ट्रेटिएटेड है कि नहीं या नॉन स्ट्रेटिएटेड है। दूसरा डिवीजन है
कि कौन सी मसल कहाँ पर पाई जाती है, उसके हिसाब से भी साइट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे स्केलेटल मसल, जैसे स्केलेटल मसल है, मसल कैसे देखिए, स्केलेटल मसल क्या होता है, जो वो मसल जो हमारे अ, कंकाल तंत्र में हड्डियों में लगी है, हड्डी से डायरेक्ट जुड़ी रहती है, ठीक, उसका एक एंड हड्डी से में ही होता है, इसको कहते हैं स्केलेटन मसल। और साथियों जो ह्यूमन बॉडी है, जो मेल है, पुरुष के अंदर 42% टिश्यू स्केलेटन मसल के ही होते हैं, और 36% टीकू जो चीकू है, सॉरी मैं गलत बोल गया। स्केलेटल मसल क्या है कि जो टिश्यू, मैं टिश्यू को चीकू बोल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो ह्यूमन जो मेल बॉडी में 42% ये मस्कुलर स्केलेटन टिश्यू होता है, और फीमेल बॉडी में 36% यही टिश्यू स्केलेटन टिश्यू होता है, यानी 36% फीमेल बॉडी की मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ह्यूमन बॉडी का जो टोटल वजन है उसका 42% हड्डियों में ही जुड़ा रहता है, और ये स्ट्रेटिएटेड है, इसमें मायोफिलामेंट पाया जाता है, और ये वॉलेंट्री, यह शब्द साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। वॉलेंट्री का मतलब इसको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, जब मैं चाहूँ हाथ को जैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये कर सकता हूँ, गर्दन को घुमा सकता हूँ, यह मेरी इच्छा पर है। लेकिन साथियों अगला जो क्वालिटी है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल भी स्ट्रेटिएटेड है, लेकिन वो इनवॉलेंट्री है, उसको आप अपनी इच्छा से नहीं चला सकते। अभी मैं सोचूं कि मेरा हृदय रुक जाए, कार्डियक मसल से हमारा हृदय तंत्र बनता है, तो हृदय रुक नहीं जाएगा। अगर ऐसा ये वॉलेंट्री हो जाए तो बहुत सारे हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कार्डियक मसल को क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री होना ही जरूरी है। और ये जो कार्डियक जो जो ये कार्डियक टिश्यू है, जो मसल है, यह बहुत ही हैफेजर्डली या इरेगुलरली प्लेस्ड रहता है अपनी जगह पे, जिससे कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे। इसके अंदर ही यसे नोड पाया जाता है, और यसे नोड पाया जाता है, और सारे जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो यसे नोड की ही थ्रू जाते हैं। तो ये हो गया साथियों कार्डियक मसल, पहला स्केलेटन मसल, दूसरा कार्डियक मसल, और तीसरा है साथियों स्मूथ मसल। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटिएटेड होता है, नॉन स्ट्रेटिएटेड लेकिन इनवॉलेंट्री। यह ध्यान में रखें, तीनों मसल कौन कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रेजेंस, यह है, पहला है स्केलेटन मसल जो स्टेडिएटेड है और वॉलेंट्री भी है, दूसरा है इसको सॉरी कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो है यह हृदय को बनाता है, यह स्ट्रेटिएटेड है लेकिन इनवॉलेंट्री है, और तीसरा है साथियों स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन के बीचों बीच, मतलब वो न दीवार का पार्ट नहीं है, जो बीच का पार्ट है वो स्मूथ मसल्स कहे जाते हैं, इनको स्मूथ टिश्यू कहे जाते हैं, आप कहें मसल, ठीक है। स्मूथ टिश्यू, इसको विसरल टिश्यू भी कहते हैं। तो साथियों टिश्यू जो है तीन तरह का आप कह सकते हैं इसको, एक्चुअली मस्कुलर टिश्यू के ये डिवीजन है। टिश्यू आपस में चार तरह के हुए, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू। जो जो मस्कुलर टिश्यू है यह पोजीशन के हिसाब से तीन तरह का होता है, स्केलेटन टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, और स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू अभी हम स्टडी कर रहे हैं। यह जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच का पार्ट, यानी वॉल नहीं, अंदर बाहर नहीं, लेकिन जो बीच का पार्ट है
स्मूथ टिश्यू है और ये इनवॉलेंट्री है। इसका इनवॉलेंट्री होना बहुत जरूरी है जिससे बॉडी के फंक्शन चलते रहें। अब साथियों कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। अच्छा, जितने भी टिश्यू हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू का स्पेशलाइजेशन क्या है? प्रोटेक्शन। अभी जो हमने डिस्कस किया था मस्कुलर टिश्यू, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? मूवमेंट। अब हम तीसरा कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? कनेक्शंस। यह एक अंग को, शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं? बोन्स। अगर मैं नीचे देखता हूँ, शायद फिगर मैंने ऐड किया है, यस, ये देखिए साथी, दो ये कनेक्टिव टिश्यू है दिखा रहा है। ये जो बड़ी सी हड्डी है यह भी कनेक्टिव टिश्यू है। और दो हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए एक पट्टे जैसी संरचना होती है। जैसे आपने गांव में आटा पीसने की मशीन देखी होगी, तो जो पहिए के ऊपर जो पट्टा लगा होता है, ऐसे ही, या बेल्ट जो आप लोग मेल करने जो बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट वाला जो पोर्शन है इसी को टेंडन कहते, सॉरी ये लीगामेंट है। टेंडन तो उसको कहते हैं जब और हड्डी और मसल आपस में जुड़े, वो टेंडन है। लीगामेंट उसको कहते हैं जब दो हड्डियां आपस में जुड़े, तो ये वाला पोर्शन देखिए लीगामेंट है, और हड्डी और मसल के बीच टेंडन है। ये सब, अब हड्डी खुद यह कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा साथियों ब्लड, लिम्फ, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का साथी में मतलब बता पाया, जिसका स्पेशलाइजेशन है कनेक्शन थ्रू आउट बॉडी। ये नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। कनेक्ट ब्लड है, ब्लड वहां ही पाया जाता है कि नहीं? अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू को कौन कौन से पार्ट है? फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स। जो ब्लड और लिम्फ में जो होता है ये फाइबर नहीं होता है। यही फाइबर नहीं होने की वजह से एकदम वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया साथियों। अब चौथा हम लोग चलेंगे, नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू का मतलब जो जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, हमारा तंत्रिका तंत्र, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सभी नर्व्स आते हैं। और इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? चारों टिश्यू में इसका स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करना। नर्वस टिश्यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं। तो इस तरह साथियों पहला लेवल हमने सेल को स्टडी किया, दूसरा लेवल टिश्यू को स्टडी किया। एपिथेलियल टिश्यू फॉर प्रोटेक्शन, मस्कुलर टिश्यू फॉर मोशन, और कनेक्टिव टिश्यू फॉर कनेक्शन, और नर्वस टिश्यू फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आते हैं साथियों ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। जो ये बहुत सारे, जैसे मैं बताया साथियों, बहुत सारे सेल्स सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये टिश्यू कितना बड़ा होता है? मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर का कहा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। और बहुत सारे टिश्यू मिलके जिसका निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को संपन्न करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर, जो टिश्यूज का ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन कहते हैं। जैसे ऑर्गन कौन कौन से आपके शरीर में? लीवर, लंग, स्टमक, किडनी, ये सब अंग हैं और ये सब टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू सारे सेल से मिलकर बने हैं और सेल सारे अल्टीमेटली ब्रह्म से मिलकर बने। तो ये सब ब्रह्म ही है। ह्यूमन सेल भी ब्रह्म ही है। यह रूप आता जाता रहता है। साथियों ये ह्यूमन बॉडी हुआ। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स मिलके जब एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करें, तो ऐसे जैसे कोई आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है? ए सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और सेम फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी।
दे आर कॉल्ड ह्यूमन बॉडी सिस्टम। और साथियों जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है कहीं कहीं 9 लिखा होता है, कहीं कहीं 11 लिखा होता है। तो मैं यहाँ 11 आपको डिस्कस करूंगा और 2 कौन सा बता दूंगा। जब कि अगर कोई आपसे 9 पूछे तो 2 ये मत बताइएगा, ठीक है। ये तो नाम है, हम अलग अलग नाम देने का मतलब सिंपली नाम है तो इसका। और अच्छा चले हम पहले ह्यूमन बॉडी सिस्टम समझ लेते हैं। 11 सिस्टम लाइन से देखते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम साथी होता है स्केलेटन सिस्टम। यह घर की नींव है। इसके ऊपर जो दीवारें बनती हैं कौन है? मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम यह बेसिक कहिए घर को आकार देती हैं, हमारे शरीर को आकार देती है। शरीर कैसे कैसे आगे बढ़ेगा उसकी संरचना स्थापित करती है। साथ ही हमारे शरीर में जो डाइनिंग वो सॉरी होता है ड्राइंग रूम, जैसे हमारे घर में एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ बैठ के हम विचार विमर्श करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में 2 ड्राइंग रूम है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों जगह ही विचार विमर्श होता है, यानी दोनों डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रखती हैं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। और जो इंडोक्राइन सिस्टम है यह नर्वस सिस्टम के अंडर में ही काम करता है। इंडोक्राइन सिस्टम्स को अल्टीमेटली सिग्नल मिलता है नर्वस सिस्टम से। तो ये 4 हो गए साथियों। फिर हमारे शरीर में आता है देखिए एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। अब साथियों हमारे शरीर में आता है, हमने घर की नींव भी बना दी और हमने घर का दीवार भी बना दिया और नर्वस सिस्टम यानी घर का डाइनिंग ड्राइंग हॉल भी बना दिया। अब हमें क्या होना चाहिए? नींव बन गई, घर का गुंबद। जो नर्वस सिस्टम है तो गुंबद है कि नहीं? ये पूरे देश को चलाता है, हमारे शरीर को पूरा देश माने इसको चलाता है। अब साथियों जो हम खाना खाते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं? अभी हमारा घर बन गया, हम 2 तरह से खाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम हवा खाते हैं, श्वसन तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। और नीचे जो अगला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम खुद पूरा शरीर खाता है, लेकिन हमारे बॉडी का एक एक सेल को खाना मिलता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से। फिर खाना जब खा लिया, इसको पचाने का जो काम है उसको कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो अधपचा खाना रह गया, जो गंदगी रह गई शरीर की टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है स्क्रिटरी सिस्टम। जैसे सेल में सेल डिवीजन होता है, अपने आप वंश को बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड होती हैं। ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कहते हैं। और इसके अलावा साथियों ये 9 सिस्टम है। इसमें एक अच्छा एक गिनती गड़बड़ हो गया। तो टोटल ये 9 सिस्टम है साथियों। 9 सिस्टम जो है यह, जब कोई आपसे पूछे कि 9 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी को बताएं, ये बताएं, लेकिन कुछ जगहों पे जब 11 की चर्चा करें तो ये 2 चीज आता है, लिम्फेटिक सिस्टम और इंटीगुमेंट्री सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है साथियों जो हमारे शरीर में लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ साथियों हमारे शरीर में जो होता है यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। और लिम्फ का फ्लो पैसिव है। और फिर अगला है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम मतलब जो स्किन, जो ये पूरे शरीर को बाहर से कवरिंग दिख रही है, जिसको स्किन कहते हैं, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इस तरह साथियों यह 11 सिस्टम हुए। और आप चाहें तो 9, ये भी मैंने बता दिया, जब कोई 9 पूछेगा तो लास्ट वाले 2 को मत बताइएगा। इस तरह साथियों हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम भी समझ गए, टोटल 11 सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यह बड़ा ही
अब चूंकि हम सभी लोग योग के विद्यार्थी हैं, योग में पारंगत होना चाह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी इसीलिए स्टडी कर रहे हैं इस समय कि हम लोग योग के जो सेकेंडरी बेनिफिट हैं, जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट हैं, उसको बेहतर तरह से समझ जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स है साथियों, हमेशा याद रखें। पहला, ह्यूमन बॉडी इज एन इंटीग्रल यूनिट। ह्यूमन शरीर पूरा एक यूनिट है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नाम ईश्वर ने नहीं दिया, यह मनुष्यों ने दिया है। जब पूरा एक यूनिट है तो पूरा वेल कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड है। कान में जो घटना घट रही है, इसका स्वभाव, असर शरीर के सबसे नीचे, कहिए कि जो अंगूठे के पास सेल है वहां तक भी पहुंच सकता है। सारे बॉडी पार्ट इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जब आप योग के विद्यार्थी हैं तो आप यह समझें कि क्यों आसनों का बेनिफिट कहा जाता है कि कहीं अभ्यास कहीं और करते हैं, बेनिफिट कहीं और मिलता है। हो सकता है आपके कमर में दर्द हो रहा हो और आपने त्राटक क्रिया की और आपका ठीक हो गया। त्राटक क्रिया तो आंखों की एक्सरसाइज है, लेकिन कमर दर्द उससे भी ठीक हो सकता है। यह इसीलिए तो योग के विद्यार्थी को यह इंटीग्रेशन अच्छे से समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि पूरा बॉडी वेल कनेक्टेड है। बॉडी का एक पार्ट में कुछ हो जाए तो दूसरे पार्ट को या पूरे शरीर को असर होता है। जो आजकल के डॉक्टर क्रिएट हो रहे हैं, आधुनिक जो दवा पद्धति, उसमें स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। स्पेशलाइजेशन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सपर्ट है उसे पता ही नहीं कि कार्डियोवास्कुलर में क्या चल रहा है। जो कार्डियोवास्कुलर का है उसे पता ही नहीं कि स्क्रिटरी सिस्टम में क्या चल रहा है। जो स्क्रिटरी सिस्टम का व्यक्ति है उसे पता ही नहीं कि रिप्रोडक्टिव में क्या चल रहा है। स्पेशलाइजेशन में बहुत अच्छी बात है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइजेशन करते करते इंटरलिंकिंग भी हमें भूलना नहीं है। सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स इंटरलिंक्ड हैं, यह बात सदैव याद रखना है। यानी मैं ये कहूँ, इंटरलिंकिंग, इंटरडिपेंडेंसी याद रखना, यह योग के टीचर का काम है, योग के स्टूडेंट का काम है। तो आपकी जिम्मेदारी, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी, योग के विद्यार्थियों और टीचर की जिम्मेदारी योग के प्रैक्टिशनर से बहुत ज़्यादा है। आजकल के डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा स्तर पे आपको तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ह्यूमन बॉडी को आप वो आराम दे पाएंगे, वो सेवा दे पाएंगे जिस उद्देश्य से आप इस क्लास में बैठे हैं। तो ये साथियों जो 4 पॉइंट है, कभी न भूलें और याद रखें कि योग का मतलब इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन से ही समस्याओं का इलाज होगा। यह साथियों इस तरह हमने आज जो स्टडी किया, आज हमने ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी किया कि ब्रह्म से ह्यूमन बॉडी कैसे बना, फिर सेल कहाँ से बनी, सेल से सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू को समझा, मस्कुलर टिश्यू के प्रकार को भी समझा, स्केलेटन टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, स्मूथ टिश्यू समझा। फिर हमने बहुत सारे टिश्यू से मिलके ऑर्गन कैसे बनते हैं वो समझा, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, 11 ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं, कोई 9 पूछे कौन कौन से हैं, और योग के शिक्षकों की जिम्मेदारी ये 2 मॉडर्न ट्रीटमेंट सिस्टम है उनसे ज़्यादा क्यों है, यह जरूर ध्यान रखें। क्योंकि इंटरलिंकिंग और इंटरडिपेंडेंसी और पूरे बॉडी को एक यूनिट तक को समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। तब आप बेहतर तरीके से इस मानवता की सेवा कर पाएंगे। आज की क्लास में यहाँ से प्रेयर करके एंड करता हूँ। अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को एंड करता हूँ और मैं आप सभी लोगों के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को सात्विक संपदा से नवाजें। आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। धन्यवाद।